आज से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन पर हम क्लास 10वीं की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमारी क्लास 10वीं की साइंस में पूरी इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा आपको अध्याय टू अध्याय। इसके बाद में हम 12वीं की पढ़ेंगे। 10वीं की जैसे ही साइंस खत्म होगी इसी 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 यूट्यूब चैनल पर मैं आपको 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बायोलॉजी सभी को इसी पर पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में क्योंकि अपनी बोर्ड की परीक्षा है 10वीं 12वीं, तो इसको पढ़ाने के बाद में फिर मैं इसमें आपको 11वीं की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को पढ़ाऊंगा। इसके बाद 9वीं की भी पढ़ाऊंगा। तो मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर साइंस, ये सभी क्लासों की साइंस को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की साइंस का पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको आज का अध्याय 1 का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ेंगे क्योंकि किताबी भाषा में बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह आपको क्लास 10वीं की साइंस का पहला अध्याय का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सभी अध्याय को ऐसे ही अध्याय पढ़ने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया या परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि NaCl, जिसे हम नमक भी कहते हैं। अब ये सोचिए आप कि इसमें बोला गया है कि ऐसी क्रिया जिसमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण हो। गुण धर्म का मतलब है कि जैसे यहाँ सोडियम, तो सोडियम एक ऐसा तत्व है कि हम उसे नॉर्मली खा नहीं सकते या उसे खाने लायक नहीं है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो जबकि क्लोरीन गैस एक विषैली गैस है तो हम उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नया उत्पाद नमक बना लेते हैं तो ये अपने पुराने गुण धर्मों को भूलकर नए गुण धर्म इनमें आ जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। इसलिए हम नमक को आसानी से खा सकते हैं। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें और आपको याद रखना है। ये दोनों हैं जो ये जो क्रिया करते हैं इन्हें बोलते हैं अभिकारक, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इन्हें कहते हैं अभिकारक। और जब ये दोनों अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके इसको बनाते हैं नए पदार्थ को तो इसे कहते हैं उत्पाद। यानी अगर इसकी साधारण भाषा में डेफिनेशन परिभाषा समझे तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और एक बात और आप यहाँ नोट कर लें, जो अभिकारक होते हैं उन्हें हमेशा LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वहाँ यहाँ तरफ लिखा जाता है। इनको नोट कर लेना क्योंकि जब हम आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तब इनका बहुत काम आएगा। और जो उत्पाद होते हैं यानी कि उन्हें हमेशा RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है, यानी दाएं हाथ तरफ। तो अभिकारक को बाएं हाथ तरफ और उत्पाद को दाएं हाथ तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको भी जाना, अभिकारक क्या होते हैं इसको भी जाना और उत्पाद क्या होते हैं इसको भी जाना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हुई है तो इसे प्रदर्शित यानी कि इसे लिखने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होंगे। तो चलिए अब हम उनको जानते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे यहाँ पर Na+Cl, इसने रासायनिक अभिक्रिया की और NaCl बना लिया यानी कि नमक बना लिया। तो इसने तो रासायनिक अभिक्रिया कर ली, लेकिन इसे लिखने के लिए कुछ ना कुछ नियम तो होंगे। तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिखें, पहले इसको दो टाइप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ Na है तो इसको हम अगर शब्द समीकरण में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन। अब जब इन्होंने अभिक्रिया की तो इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड। यानी कि अब जैसे ये है तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी लिख गई है तो इसी को बोलते हैं समीकरण। लेकिन ये है अभी शब्द समीकरण क्योंकि यहाँ तत्वों के इसके नाम लिखे गए हैं। तो ये कहलाएगा शब्द समीकरण। अगर हमने जैसे यहाँ पर ये लिखा है तो ये होगा सूत्र समीकरण क्योंकि ये तत्व जैसे सोडियम है। तो यानी अगर सूत्र समीकरण को समझे तो जहाँ पर तत्वों के प्रतीक यानी कि सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है, तो जहाँ तत्वों के प्रतीक द्वारा या यौगिकों के सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है तो सोडियम का प्रतीक है Na, यानी कि सोडियम को हम Na से दिखाते हैं, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं। अब यहाँ पर नमक ये यौगिक बन गया तो ये उसका सूत्र बन गया, तो इसे कहते हैं सूत्र समीकरण। यानी कि प्रतीकों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं।
जैसे हम एक और उदाहरण के तौर पर लें तो ये तो NaCl का हो गया। हम एक और उदाहरण देखते हैं जो कि हमारी बुक में दिया गया है, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसने रासायनिक अभिक्रिया की तो इसने बना दिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकली, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकली। अब आप लोग वहां सोचेंगे कि वहां तो केवल NaCl बना था, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम आगे रासायनिक अभिक्रिया के पूरे प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि कभी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, तो कहीं एक उत्पाद टूटकर दो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाएंगे, तो ये आगे का है, आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो जब जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया की तो इसने बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये हमारी बुक में दिया गया है, तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इसे बोलेंगे हम शब्द समीकरण, क्योंकि इसमें पूरे नाम लिखे गए हैं तत्वों के, जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अब जब हम इसके सूत्रों का और प्रतीकों का प्रयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे सूत्र समीकरण। जैसे जिंक का प्रतीक होता है Zn, ये हो गया अपना जिंक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4। अब इसने अभिक्रिया की तो यहाँ इसने बना दिया जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस इसने हाइड्रोजन गैस को इसमें से अलग कर दिया, यानी कि निकाल दिया, प्लस H2। तो ये हो जाएगा अपना सूत्र समीकरण। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये दोनों शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण समझ में आया होगा, और यह भी समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले नियम को ही समीकरण कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उन्हें प्रदर्शित करने का जो नियम होता है उसी को समीकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि जो समीकरण है तो इनको आगे संतुलित भी करना पड़ता है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, तो इसको भी हम समझते हैं। जैसे ये शब्द समीकरण है तो अब इसका सूत्र नहीं है। चलिए अब हम आगे समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, यह दिया था जो रसायन विज्ञान के जनक थे लेबोजियर, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिक्रिया से पहले जो कारकों का जितना द्रव्यमान होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उनका भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया सही मानी जाएगी। तो हम इसे समझते हैं। जैसे ये है हमारे अभिकारक, ये है हमारे अभिकारक, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बहुत बेहतरीन समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना आप। ये हो गए अभिकारक। अब जब इसने जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो इसने बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो ये बना अपना उत्पाद, ये बना अपना उत्पाद। अब हमें इसे देखना है कि जैसे लेबोजियर का सिद्धांत कहता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का, कि जितना द्रव्यमान यहाँ इसका है इतना ही द्रव्यमान यहाँ उत्पाद का होना चाहिए, तभी वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया सही है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहीं पर थोड़ा सा सीख लीजिए कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ से भी आपको बहुत सा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। पहले आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि द्रव्यमान दोनों का बराबर है, तभी हमारी अभिक्रिया सही हुई। तो सबसे पहले इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना है, और ये अलग है। इसको मैं आगे पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। जैसे ये है प्लस लगा है तो इसको अलग बॉक्स में बंद करेंगे, इसको अलग बॉक्स में, और इसको अलग बॉक्स में बंद करेंगे, और इसको अलग बॉक्स में, इसको। तो चलिए अब हम यहाँ परमाणुओं की संख्या देखते हैं कि इसका द्रव्यमान बराबर है, तभी यह अभिक्रिया सही मानी जाएगी, और हमारा द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है लेबोजियर का वह भी सही होगा। चलिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जिंक का जो परमाणु है वह है 1। चलो इसको अब और तरीके से लिखते हैं। जैसे ये है जिंक का है यहाँ पर 1 परमाणु। अब इसके बाद में ये तो अपना एक ही बॉक्स में है तो ये तो लिख दिया। अब देखते हैं ये जो बॉक्स है तो इसके परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2 परमाणु। अब ये एक ही बॉक्स में है तो इन्हें एक ही बॉक्स में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने बहुत सी बातें हैं। जैसे ये है SO4, तो इस 4 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये है तो उसी के साथ, लेकिन यहाँ पर इनके साथ लिखा हुआ है SO4। चलिए तो यहाँ पर होगा जैसे सल्फेट का है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो 1 गुणे 4 होंगे यहाँ सल्फेट के, 1 गुणे 4, यानी कि 1 यहाँ पर है और इस 4 का गुणा होगा इसमें, ये सल्फेट में सल्फर में भी होगा और ऑक्सीजन में भी। तो 1 गुणे 4 4, तो यहाँ सल्फेट के हो गए 4 और ऑक्सीजन के 1 गुणे 4, तो 4 ऑक्सीजन के हो गए, यानी कि ये हमारे अभिकारक साइड के टोटल परमाणु हो गए। अभिकारक यानी कि LHS साइड के। अब देखते हैं इधर के देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जिंक, Zn, इसका है 1 परमाणु।
अब ये दोनों इसके साथ है तो इसके साथ ही लिखना पड़ेगा। अब है यहाँ सल्फर S O4 है तो स्टार का गुणा इसमें सल्फर में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो यहाँ सल्फर S बराबर 1 × 4 बराबर 4 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 1 × 4 बराबर 4 परमाणु। तो इस बॉक्स को बंद करते हैं क्योंकि इस बॉक्स के सभी लिख चुके हैं। अब रह गया अपना ये बॉक्स, तो इसको और नीचे लिखते हैं। H तो हाइड्रोजन के हैं 2। अब हम मिलाते हैं कि हाँ लेबोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है कि नहीं है, और इसको हम आगे संतुलित करके भी देखेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो यहाँ भी आप लोग बहुत संतुलित सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये संतुलित है कि नहीं है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं 2 परमाणु, अच्छे ध्यान से देखना। यहाँ हाइड्रोजन और जिंक का 1, तो यहाँ जिंक का 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 है, यानी कि ये दोनों संतुलित हैं। अब यहाँ पर सल्फर के देखें तो 4 है, यहाँ भी सल्फर के 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है, यानी कि लेबोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। चलिए अब देखते हैं हम आगे अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। अब उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान बराबर नहीं आता है तो हमें उसे संतुलित करना पड़ता है, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया सही होगी। तो चलिए हम इसे चरण बाई चरण समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe प्लस H2O अभिक्रिया Fe3 यहां पर थोड़ा सा Fe3O4 प्लस H2। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम कार्य करता है या नहीं करता है। तो आपको अगर किताब के चरण मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको संतुलित करना है, क्योंकि किताब में तो बुक है जो अपनी, उसमें बहुत सारे चरण दिए गए हैं, तो उसमें हो सकता है आप लोग भ्रमित भी हो जाएं, लेकिन मैं यहाँ आपको बिल्कुल सरलतम तरीका बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि ये संतुलित पहले से तो नहीं है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी अगर समीकरण आपको संतुलित करना है तो सबसे पहले इनको अलग अलग बॉक्स में बंद कर देना। जैसे ये Fe अलग है तो इसको अलग बॉक्स में, प्लस है तो इसको H2O को अलग बॉक्स में बंद कर देना है। इसके बाद Fe3O4 और इसको अलग बंद कर देना। अब हम पहले इनको चेक करते हैं कि ये संतुलित तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो Fe का है यहाँ पर 1 परमाणु, इस बॉक्स को बंद कर देते हैं क्योंकि यह अकेला है। अब लिखते हैं H2O। H तो हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर 2 परमाणु और ऑक्सीजन का है यहाँ पर 1 परमाणु। चलिए इस बॉक्स को भी बंद कर देते हैं। चलिए अब लिखते हैं इनको। तो यहाँ पर जो अपना लोहा है Fe तो उसका है, उसके हैं 3 परमाणु क्योंकि Fe3। अब इस बॉक्स को बंद नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये लोहा और ऑक्सीजन साथ में। अब लिखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पर 4 परमाणु। अब इस बॉक्स को बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें 2 ही तत्व थे। अब लिखते हैं जो हाइड्रोजन है वह है अपना अलग, तो यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन के हैं 2। अब हम इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है लोहे का 1 परमाणु, जबकि यहाँ पर है लोहे के 3 परमाणु। तो ये तो यही असंतुलित हो गया क्योंकि लोहा का है यहाँ पर 1 परमाणु और यहाँ उत्पाद में हो गई 3 परमाणु, तो ये तो यही असंतुलित हो गया। तब हम इसमें, अब आप सुनिए, अब हमें संतुलित कैसे करना है। हमें सबसे पहले इसमें जो सबसे जैसे जो सबसे ज्यादा परमाणु है इसके, तो उसको देखना है कि उसको संतुलित, या आप किसी को भी संतुलित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको किसको संतुलित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लोहे को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोहे में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा लोहे का पहले से तो 1 × 3 बराबर 3। तो हम यहाँ देखें लोहे के यहाँ भी 3 हो गए और लोहे के यहाँ भी 3 हो गए। अब देखते हैं हम, अब ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है, या इससे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करते हैं इस बॉक्स में। तो यहाँ पर अब जब 4 का गुणा ऑक्सीजन में होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन में भी 4 का गुणा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। तो यहाँ पर होगा 2 × 4 तो बराबर हाइड्रोजन के 8 परमाणु यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4, ये ऑक्सीजन का एक पहले से, तो 1 × 4 तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हो गए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो हम यहाँ भी 4 का गुणा कर देते हैं हाइड्रोजन में, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8। अब हम मिलान करते हैं। तो हम यहाँ देखें, यहाँ लोहे के 3 परमाणु यहाँ भी है, लोहे के 3 परमाणु यहाँ भी है। यहाँ हाइड्रोजन के 8 परमाणु है और यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु है। यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। यानी कि अब हमारा ये जो
जो समीकरण है यह संतुलित हो गया है। अब इसे लिखने का सबसे जरूरी इसका लिखने का तरीका सीखना है आपको, तो इस पर विशेष ध्यान दें। अब हमें जो लिखना है तो ये हमने यहाँ पर इस टर्म में यहाँ Fe तो यहाँ लिखा है या यहाँ भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो जहां पर ये जिस बॉक्स में इसका गुणा हुआ है उसको उसी के साथ लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर इस 3 का गुणा हमने Fe में किया है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ 3Fe प्लस तो H2O, इसमें भी हमने 4 का गुणा किया है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ इस 4 को इस के साथ लिख देते हैं 4H2O। अब अभिक्रिया यानी कि ये अभिकारक तरफ के निपट गई। अब लिखते हैं हम उत्पाद तरफ के। तो इस टर्म में तो हमने कोई गुणा किया नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 3 का 2 का किसी का गुणा करते तो इसको लोहे से पहले उसको भी लिख देते। तो हम यहाँ लिखेंगे Fe3O4 प्लस हमने हाइड्रोजन में भी यहाँ जैसा कि 4 का गुणा किया तो हम लिखेंगे 4H2। अब ये हमारा समीकरण संतुलित है, क्योंकि जितना द्रव्यमान इसका अभिकारक में है, जितना द्रव्यमान यहाँ अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान इसका उत्पाद में हो गया। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अगर इतनी सरल भाषा में भी आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता देना, तो मैं आपको बहुत सारे समीकरणों को लेकर आपको केवल समीकरण को संतुलित करना ही सिखा दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम सीख गए हैं समीकरण को संतुलित करना, लेकिन अभी इसमें और भी कमी है। चलिए हम उसको अगले चरण में देखते हैं। चलिए तो जैसा कि हमारा ये रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। अब अगले चरण में हमें क्या क्या करना है, तो अगले चरण में अब हमें इसकी भौतिक अवस्थाएं और लिखनी है। लेकिन ये बात याद रखना, भौतिक अवस्थाएं सभी समीकरणों में लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो चलिए हम इनकी भौतिक अवस्थाएं और लिख देते हैं। तो भौतिक अवस्थाएं लिखने के लिए अगर कहीं पर कोई तत्व या पदार्थ, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अगर कोई तत्व या पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है, ठोस में, तो इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं सॉलिड। तो अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो हम उसके लिए एस लिख देते हैं, जैसा कि हम यहाँ लिखेंगे। तो ये यहाँ पर जो लोहा है तो ये तो अपना संतुलित हो गया है। अब हम भौतिक अवस्थाएं इसके नीचे लिख के बताते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। जैसे यहाँ पर है 3Fe यानी कि 3Fe और यह लोहा है सॉलिड अवस्था में, तो हम इसकी अवस्था यहाँ लिख देंगे S और इसको पुस्तक के अंदर बंद कर देंगे। अब प्लस में करेंगे 4H2O यानी कि यह है एक गैस अवस्था में। पहले मैं आपको चारों अवस्था बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिखते जाएंगे। अगर कहीं पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में भाग ले रहा है तो उसको ठोस यानी सॉलिड के लिए S लिखेंगे। अगर द्रव अवस्था में कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, तो इसके लिए हम L लिखेंगे। और अगर कोई गैस अवस्था में पदार्थ भाग ले रहा है तो इसके लिए हम गैस लिखेंगे, गैस के लिए हम G लिखेंगे। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में भाग ले रहा है यानी कि उसका जो रूप है वह जलीय विलयन में है, तो उसके लिए हम ये एक्वेरियम यानी कि AQ लिखेंगे। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में भाग ले रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर AQ यानी कि एक्वेरियम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब ये चारों अवस्थाएं आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन यह अवस्थाएं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अवस्थाएं सभी समीकरणों में लिखना आवश्यक नहीं होती है। जहाँ स्पेशली इनको पूछा जाता है वहीं पर इनको लिखा जाता है, क्योंकि इन अवस्थाओं को लिखने से हम जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है एक और सूचनापूर्ण बन जाता है। सूचनापूर्ण का अर्थ है यहाँ पर कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ यहाँ पर ठोस अवस्था में भाग ले रहा है, कौन सा गैस अवस्था में भाग ले रहा है और कौन सा जलीय विलयन में भाग ले रहा है। तो यहाँ पर जैसे ठोस लोहा है तो ठोस अवस्था में तो हम एस यहाँ पर लिखेंगे यानी ठोस अवस्था में भाग ले रहा है। अब यहाँ पर जल है तो यही इसीलिए अवस्थाएं लिखी जाती है। तो जल है तो यहाँ जल लिक्विड अवस्था में भाग नहीं ले रहा है, ये ले रहा है भाप के रूप में। तो भाप होती है होती है गैस अवस्था में, तो हम यहाँ पर गैस लिख देंगे यानी कि यहाँ पर जल इस अभिक्रिया में गैस के भाप के रूप में काम में लिया गया, इसलिए इसी गैस अवस्था में लिख देंगे। अब लिखते हैं यहाँ फिर से अपना लोहा आ गया, तो लोहा तो फिर से ठोस होता है, तो यहाँ पर हम फिर से लोहे के लिए ठोस लिख देंगे, ये है ठोस अवस्था में। अब यहाँ पर ये अपनी जैसे कि हाइड्रोजन गैस तो सभी को पता है कि ये तो गैस अवस्था में रहती ही है, तो इसके लिए हम गैस लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इसकी रासायनिक अवस्थाएं भी लिख दी, सॉरी रासायनिक अवस्थाएं नहीं भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी हैं। अब इसमें एक काम और बाकी बचता है तो हम उसको भी आगे समझते हैं। अब ये काम यहाँ पर मैं आपको यही ऊपर समझा देता हूँ। ये काम यहाँ पर ये बनता है, जैसे अपनी ये संतुलित समीकरण है, हमने भौतिक अवस्थाएं भी लिख ली। अब देखते हैं जैसे हमारा ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसको हम जैसे Fe3O4 प्लस H2, तो अगर कहीं पर इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप या उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है तो हम उसको यहाँ स्थिर के ऊपर लिखेंगे। जैसे इसमें ताप का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर जल का भाप के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में
दाब ताप या उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको तीर के या तो ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ताप का प्रयोग होता तो यहाँ लिख देते, या दाब का प्रयोग होता तो यहाँ लिख देते, या फिर उत्प्रेरक का प्रयोग होते या तो इनको ऊपर लिख सकते थे इस तीर के, या यहाँ नीचे भी लिख सकते थे। तो चलिए अब हमने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको समझा, उसके बाद में रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको समझा, रासायनिक अभिक्रिया में जो कारक के भाग लेते हैं उसको भी समझा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उसको भी समझा। इसके बाद में हमने रासायनिक समीकरण क्या होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद शब्द समीकरण को समझा, उसके बाद सूत्र समीकरण को समझा, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने सीखा, इसके बाद में उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखना सीखा। इसके बाद में हमने अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप ताप या उत्प्रेरक का प्रयोग होता है तो उनकी स्थितियां भी लिखना सीखा। तो हमारा इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इस अगले सेकंड पार्ट में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर साइंस को पढ़ने के लिए, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे 8वीं, चाहे 9वीं, मैं सभी कक्षाओं की साइंस को इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए बाकी जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बचे हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं बची हैं तो उनको हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।